नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए आज हिंदी साहित्य के क्वेश्चन लेकर आई हूं, जिसमें टॉपिक है हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है और संस्कृत डिपार्टमेंट में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर सभी की वैकेंसी निकल चुकी है। तो इसीलिए कुछ बच्चे तो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ नए जुड़े हैं, तो हम अच्छे से तैयारी करें। इसके लिए मैं आप लोग टॉपिक पढ़िए और मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जिसमें आप प्रश्नों के उत्तर दे करके अपनी तैयारी का जो है आंकलन कर सकेंगे। इसलिए बिना देरी किए हम फटाफट से क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो देखिए हमारे क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं आगे। तो हिंदी गद्य साहित्य उद्भव और विकास। तो पहला प्रश्न देखिए हमारा, चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोड़ाकृत राउलवेल। चंपू काव्य होता है गद्य पद्य का मिश्रण होता है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं, और इसकी प्राचीनतम रचना मानी गई है रोड़ा कवि के कृत राउलवेल। और आपसे दोस्तों अगर पूछा जाए कि नखशिख परंपरा का जो है सबसे पहले आविर्भाव कौन सी रचना में दिखाई देता है, तो इस राउलवेल में ही दिखाई देता है। यह प्रथम शिलांकित रचना भी मानी जाती है। देखिए आगे दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? दामोदर कवि। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर कवि। तीसरा प्रश्न है हमारा, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर को मैथिली हिंदी की रचित गद्य की पुस्तक माना जाता है। चौथा प्रश्न देखिए, वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। पांचवा प्रश्न है, मैथिली का विश्वकोश किसे कहा जाता है? वर्ण रत्नाकर को। ये जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की पुस्तक है वर्ण रत्नाकर, यह मैथिली का विश्वकोश माना गया है। और इससे पहले हमने इसके बारे में पढ़ा है कि प्रथम गद्य रचना मानी जाती है वर्ण रत्नाकर। किस रचना से हिंदी की नखशिख परंपरा का प्रवर्तन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रोड़ा कवि कृत राउलवेल से। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि रोड़ा कवि के द्वारा जो लिखी गई रचना है राउलवेल, इसी से नखशिख परंपरा का प्रवर्तन माना गया है और इसी को प्रथम शिलांकित रचना भी माना जाता है। और यह गद्य पद्य की जो चंपू शैली है, चंपू शैली में लिखा गया ग्रंथ है ये। अगला प्रश्न देखिए, नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने हिंदी गद्य साहित्य के उद्भव और विकास के कुछ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है और संस्कृत डिपार्टमेंट में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकली हुई है। तो आप लोगों की अच्छी तैयारी के लिए, जैसा कि कुछ बच्चे तो पहले से करते हुए आ रहे हैं और कुछ बच्चे अब लगे हैं तैयारी करने में, तो मैं आपके सामने ये कुछ जो है क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना कौन सी मानी जाती है? चंपू का मतलब होता है गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। तो इसकी जो रचना है वह मानी जाती है रोड़ा कवि कृत राउलवेल। राउलवेल रचना है और रोड़ा कवि का नाम है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? तो इसके आंसर हो जाएगा दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक दामोदर शर्मा है। तीसरा प्रश्न देखिए, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक कौन सी है? मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर है।
अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन हैं? वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। पांचवा प्रश्न है, मैथिली का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो मैथिली का विश्वकोश वर्ण रत्नाकर को कहा जाता है और यह गद्य की प्रथम रचना मानी गई है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न है, किस रचना से हिंदी की नक्शिक परंपरा का प्रवर्तन माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोड़ा कविकृत राउलवेल से। तो नक्शिक परंपरा का हिंदी के अंदर जो प्रवर्तन हुआ वह रोड़ा कवि की राउलवेल रचना से हुआ है और इसे प्रथम शिलांकित रचना भी माना जाता है और यह गद्य पद्य यानी कि चंपू शैली की प्रथम रचना भी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है, ब्रज भाषा गद्य की प्रमुख भक्तिकालीन रचनाएं कौन सी मानी जाती है? यानी कि ब्रज भाषा में गद्य की और वो भी भक्तिकालीन रचनाएं बतानी है। तो इसमें पहली हो जाएगी गोस्वामी विठलनाथ की श्रृंगार रस मंडन, दूसरी हो जाएगी ध्रुवदास की सिद्धांत विचार, तीसरा है नाभादास का अष्टयाम और चौथा है दोस्तों बनारसी दास जैन की परमार्थ वचनिका। तो ये चारों रचनाएं जो है ब्रजभाषा गद्य की प्रमुख भक्तिकालीन रचनाएं मानी जाती है। और ये जो गोस्वामी विठलनाथ जी हैं, ये इनको तो आप सभी जानते ही हैं कि ये जो है गोस्वामी वल्लभाचार्य जो थे उनके पुत्र थे ये, और इन्होंने ही जो है इसकी अष्टछाप की रचना करी थी। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप कहाँ पर देखने को मिलता है? तो साहित्य के हिसाब से बताना है कि खड़ी बोली का जो गद्य का प्रारंभिक रूप है वह सबसे पहले दक्षिणी गद्य साहित्य में देखने को मिलता है। यानी दक्षिणी भारत में जो गद्य साहित्य लिखा गया था उसी के अंदर खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है। नौवां प्रश्न है, उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना बतानी है तो चंद छंद वर्णन की महिमा, ये अकबर के दरबारी कवि थे। गंग जो है अकबर के दरबारी कवि थे, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है चंद छंद वर्णन की महिमा और यह उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। 10वां प्रश्न है, चंद छंद वर्णन की महिमा का रचना काल कौन सा है? गंग कवि के द्वारा जो लिखी गई है तो इसके अंदर हमें बताना है कि चंद छंद वर्णन की महिमा का रचनाकाल 1570 ईस्वी माना जाता है। 11वां प्रश्न है, राजस्थानी गद्य रचना अचलदास खिंचरी वचनिका किसने लिखी है? तो यह शिवदास गार्डन ने लिखी है। राजस्थानी गद्य रचना है अचलदास खिंचरी वचनिका, शिवदास गार्डन के द्वारा लिखा गया है। 12वां प्रश्न है, परिमाणित खड़ी बोली, सॉरी दोस्तों यहाँ पर परिमाणित नहीं आएगा, परिमार्जित आएगा यहाँ पर। परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो भाषा योग वशिष्ठ 1741 के अंदर यह लिखी गई थी राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा। तो भाषा योग वशिष्ठ परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, राम प्रसाद निरंजनी ने 1741 में लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का पूरा आभास 19वीं सदी के प्रारंभ में किन दो लेखकों में मिलता है? यानी कि आधुनिक हिंदी गद्य के अंदर, आधुनिक काल के अंदर हिंदी गद्य का जो पूरा आभास है कि भाई इन्होंने पूरी तरह से गद्य साहित्य लिखा है, तो वह 19वीं सदी के दो प्रारंभिक लेखक थे। तो मुंशी सदासुखलाल और सदल मिश्र, ये दो लेखक जो है ये 19वीं सदी के प्रारंभ में इनकी रचनाओं में हिंदी गद्य का पूरा आभास मिलता है। 15वां प्रश्न है, राजस्थानी का कौन सा साहित्य हिंदी में गद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थानी का कौन सा साहित्य, यानी कि राजस्थानी का जो वात साहित्य है, वात का मतलब होता है दोस्तों कथा, वात का मतलब होता है कथा। तो राजस्थान के अंदर जो राजस्थानी भाषा का जो वात साहित्य है वह हिंदी में गद्य के लिए प्रसिद्ध है। 19वीं सदी में खड़ी बोली गद्य लेखन में कौन से कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो 19वीं सदी में खड़ी बोली गद्य लेखन में कौन से कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा? फोर्ट विलियम कॉलेज 1810 में। इस कॉलेज के अंदर
जो 4 लेखक थे जिन्हें लेखक चतुष्टय भी कहा जाता है, जैसे अभी हमने पहले 2 लेखक पढ़े थे, सदासुख लाल और सदल मिश्र। इसके अलावा लल्लू लाल और एक लेखक और है, सॉरी दोस्तों उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे उनका, तो ऐसे आगे क्वेश्चन के अंदर अवश्य आएगा वो। तो इस फोर्ट विलियम कॉलेज 1810 के अंदर जो है इसके ये कॉलेज का योगदान खड़ी बोली गद्य लेखन में रहा था। विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी गद्य का समर्थन किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह जी जो थे, इन्होंने विशुद्ध रूप से संस्कृत निष्ठ यानी कि हिंदी के जो खड़ी बोली के अंदर है संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करने वाली जो हिंदी थी उसका पूरी तरह से इन्होंने समर्थन किया था। तो इसके अलावा जो है उर्दू मिश्रित हिंदी का समर्थन करने वाले कौन थे? तो वो शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। अगला प्रश्न देखिए, पद्म पुराण के रचयिता कौन है? दौलत राम। पद्म पुराण दौलत राम। अगला प्रश्न देखिए, गोस्वामी गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई ब्रजभाषा गद्य की रचनाएं कौन कौन सी है? गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई जो है ब्रजभाषा गद्य की रचनाएं हैं 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता। ये दोनों ही जो है हिंदी साहित्य की प्रारंभिक में जो लेखक थे उनका वर्णन इन्हीं के द्वारा बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास की वार्ता नामक ब्रजभाषा गद्य की रचना किसने लिखी? सूरदास की वार्ता नामक ब्रजभाषा गद्य की रचना किसने लिखी? हरि राय ने। सूरदास की वार्ता हरि राय ने लिखी, जो कि ब्रजभाषा गद्य की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न है, 19वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य के 4 लेखक प्रमुख कौन थे, जिनको लेखक चतुष्टय भी कहा जाता है? तो इनमें अभी पहले भी मैंने नाम बताए थे आपको दोस्तों। तो मुंशी सदासुख लाल, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये जो है 4 लेखक हैं जिनको लेखक चतुष्टय के नाम से जाना जाता है और इन्होंने खड़ी बोली गद्य के प्रारंभ में उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली गद्य के गठन और व्याकरण सम्मत परिमार्जन का कार्य कौन सी पत्रिका के माध्यम से किया था? यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली गद्य के विकास में जो योगदान दिया था वह कौन सी पत्रिका के द्वारा दिया था? तो उसका आंसर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। ये सरस्वती पत्रिका के जो है संपादन कार्य में 1903 में जुड़े थे और 1920 तक रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कौन सी भाषा का समर्थन किया था? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अरबी फारसी शब्दावली मिश्रित जो है हिंदुस्तानी उर्दू का समर्थन किया था। और संस्कृत निष्ठ जो है खड़ी बोली हिंदी का जो है समर्थन किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। और इन्होंने अरबी फारसी यानी कि उर्दू के जो शब्द मिश्रित जो खड़ी बोली थी उसका समर्थन किया था। सदासुख लाल की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? सदासुख लाल की खड़ी बोली गद्य की रचना है सुख सागर। देखो सुख इसमें भी आ रहा है, सुख इसमें भी आ रहा है, तो सदासुख लाल और सुख सागर। सदल मिश्र की खड़ी बोली गद्य की रचनाएं कौन कौन सी है? तो सदल मिश्र की खड़ी बोली गद्य की रचनाएं हैं नासिकेतोपाख्यान और रामचरित्र। 2 रचनाएं याद रखनी है आपको, नासिकेतोपाख्यान और रामचरित्र। लल्लू लाल जी की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? प्रेम सागर। लल्लू लाल जी की खड़ी बोली गद्य की रचना है प्रेम सागर। इंशा अल्लाह खां की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? उदयभान चरित और रानी केतकी की कहानी। या तो उदयभान चरित या फिर दोनों ही नाम एक ही रचना के हैं दोस्तों, उदयभान चरित्र या रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां की खड़ी बोली गद्य की रचना है। अब दोस्तों इन क्वेश्चन के बाद में हम थोड़ी सी जानकारी और लेंगे जिसमें ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं और खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाओं के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, गोस्वामी विठलनाथ की श्रृंगार रस मंडन, गोस्वामी गोकुलनाथ की 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता। ये दोनों ही रचनाएं 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखी गई है, तो इनको हम अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों। अगली रचना है नाभादास का अष्टयाम, 1603 की रचना है ये दोस्तों। वैकुंठ मणि शुक्ल ने अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नामक रचनाएं लिखी जो कि 1627 की है। दोनों ही रचनाएं एक ही सन की है, अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। इसके अलावा सुरती मिश्र की ये वेताल 25 से 1710 में लिखी गई है।
लाल नहीं है सॉरी दोस्तों, लाला हीरा लाल है। लाला हीरा लाल की आईने अकबरी की भाषा वचनी का 1795 की रचना है ये, लाला हीरा लाल की आईने अकबरी। तो वापस देखते हैं, नाभादास की अष्टयाम 1603, वैकुंठमणि शुक्ल की अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य, सुरती मिश्र की वेताल 25 से 1710 की रचना है, और लाला हीरा लाल की आईने अकबरी की भाषा वचनी का 1795 की रचना है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं देख लेते हैं हम। तो इनके अंदर सबसे पहले आएगा गंग कवि। गंग कवि की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, ये 1570 की रचना है दोस्तों, अकबर के समकालीन थे। इसके बाद में है राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ, जो कि 1741 की रचना मानी गई है। इसके अलावा आगे और देखते हैं दोस्तों हम, पंडित दौलत राम की रचना है पद्म पुराण का भाषा अनुवाद। पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किसने किया? पंडित दौलत राम ने 1766 में। मुंशी सदाशिवलाल की सुख सागर 1818 की रचना है। लल्लू लाल का प्रेम सागर 1800 में लिखी गई। सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान 1800 में लिखी गई। इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदयभान चरित्र है, वो भी 1800 में लिखी गई है। तो वापस देख लेते हैं, पंडित दौलत राम का पद्म पुराण का भाषा अनुवाद 1766 ईस्वी, मुंशी सदाशिवलाल का सुख सागर 1818, लल्लू लाल की प्रेम सागर 1800, सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान 1800, इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी 1800। तो दोस्तों ये कुछ हमारे चुनिंदा प्रश्न थे, जिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी, आपकी तैयारी में आपकी सहायता करेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। आप देखें और कमेंट्स भी करें।